हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th हिंदी व्याकरण के 4 टॉपिक एक ही वीडियो में। यानी कि इस वीडियो में हम मुहावरे और लोकोक्तियां, वाक्य संशोधन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और शब्द अर्थ, इन चारों टॉपिक को एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। देखिए, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 12th में है और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मुहावरे और लोकोक्तियों और उसके बाद में शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य संशोधन, इन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक एम है 1000 लाइक का। देखते हैं 1000 लाइक कब तक पहुंच जाता है। जितनी जल्दी पहुंचेगा आपकी तैयारी मैं उतने ही अच्छे से करवाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहला देखिए हमारा है मुहावरे और लोकोक्तियां, जिसमें मैं आपको एक मुहावरा बताऊंगा और 2 लोकोक्तियां बताऊंगा। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं बट टॉपिक एक ही है, मुहावरे और लोकोक्तियां। जैसे फर्स्ट देखिए, प्राण हथेली पर रखना। इसका अर्थ पहले आपको लिखना है, उसके बाद वाक्य प्रयोग करना है, क्योंकि ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल से लगातार स्टडी कर रहे हैं तो मैं आपको पहले भी ये सब बता चुका हूं। तो इसमें होता क्या है, आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होता है। जैसे देखिए फर्स्ट है प्राण हथेली पर रखना। सबसे पहले इसका अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ होता है मृत्यु के लिए। ठीक है, मृत्यु के लिए तैयार रहना, मृत्यु के लिए तैयार रहना। ठीक है, प्राण हथेली पर रखना यानी कि मृत्यु के लिए तैयार रहना। अब इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे, तो यहां पर एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे, वाक्य प्रयोग। ठीक है, वाक्य प्रयोग। तो हमने वाक्य प्रयोग हेडिंग डाला अच्छे से। ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग कीजिए। वाक्य प्रयोग मैं आपको करना ऑलरेडी बता चुका हूं। तो जैसे देखिए, यहां भारतीय सैनिक, भारतीय सैनिक सदैव या हमेशा, ठीक है, प्राण हथेली पर रखकर, हथेली पर रखकर अपने शत्रुओं, ठीक है, अपने शत्रुओं का सामना करते हैं, का सामना करते हैं। ठीक है, तो प्राण हथेली पर रखना, इसका अर्थ होगा मृत्यु के लिए तैयार रहना। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, भारतीय सैनिक सदैव प्राण हथेली पर रखकर अपने शत्रुओं का सामना करते हैं। यानी कि जो इंडियन आर्मी है उनका प्राण जो है वो हथेली पर रखकर क्या करते हैं, अपने शत्रुओं से लड़ते हैं और सामना करते हैं उनका। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड हमारा सूरज को दीपक दिखाना। ठीक है, यानी कि सूरज को दीपक दिखाना, इसका मतलब होगा अति गुणवान, अति गुणवान या बुद्धिमान, या बुद्धिमान को कुछ बताना। ठीक है, सूरज को दीपक दिखाना यानी कि अति गुणवान या बुद्धिमान को कुछ बताना, यानी कि जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, गुणवान है, उसको आप कुछ बता रहे हैं, यानी कि आप सूरज को दीपक दिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सूरज को दीपक दिखाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसे ही अति गुणवान या बुद्धिमान व्यक्ति को आप कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि उसे सब कुछ पहले से ही पता है। तो वाक्य प्रयोग इसका करेंगे, वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए, तो इसमें हम लोग लिखेंगे अभी तो। ठीक है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के चरित्र के बारे में कुछ भी कहना, कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। ठीक है, सूरज को दीपक दिखाने के समान है, के समान है, यानी कि सूरज को दीपक दिखाना यानी कि अति गुणवान या विद्वान को कुछ बताना। या आप इसका एक और लिख सकते हैं, किसी अति प्रसिद्ध पुरुष का परिचय देना। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, महात्मा गांधी के चरित्र के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। यानी कि महात्मा गांधी जी के कैरेक्टर के बारे में अगर आप कुछ कह रहे हैं तो वो सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है, क्योंकि वो उनका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा था। ठीक है,
उनके बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते। नेक्स्ट देखिए थर्ड है हमारा। थर्ड क्या है कि दूर के ढोल सुहावने। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? तो दूर के ढोल सुहावने यानी कि, तो देखिए इसका अर्थ होगा दूर की वस्तु, दूर की वस्तु अच्छी लगती है। ठीक है, अच्छी लगती है। ठीक है, तो दूर की वस्तु अच्छी लगती है यानी कि दूर के ढोल सुहावने, यानी कि दूर की वस्तु जो होती है वो अच्छी लगती है। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, तो देखिए हेडिंग डालेंगे यहाँ पर वाक्य प्रयोग। ठीक है, वाक्य प्रयोग हेडिंग डालकर हम लोग लिखेंगे इसके वाक्य प्रयोग में। जैसे देखिए तुम्हारी पत्नी, ठीक है, तुम्हारी पत्नी क्या कम खूबसूरत है? क्या कम खूबसूरत है? ठीक है, जो तुम रमेश, ठीक है, की पत्नी की प्रशंसा, की पत्नी की प्रशंसा, ठीक है, की प्रशंसा कर रहे हो, तुम्हें शायद पता नहीं है, तुम्हें शायद पता नहीं है, शायद पता नहीं है कि, अब आपको यहाँ पर लिखना है दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ठीक है, दूर के ढोल सुहावने, देखिए यहाँ पर थोड़ी राइटिंग अजब हो सकती है। ठीक है, सुहावने लगते हैं। तो देखिए इसका अर्थ क्या होगा? दूर के ढोल सुहावने यानी कि दूर की वस्तु अच्छी लगती है। वाक्य प्रयोग तुम्हारी पत्नी क्या कम खूबसूरत है, जो तुम रमेश की पत्नी की प्रशंसा कर रहे हो, तुम्हें शायद पता नहीं है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। यानी कि अपनी पत्नी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो तुम्हारी पत्नी क्या कम खूबसूरत है, जो रमेश की पत्नी की प्रशंसा कर रहे हो, तुम्हें शायद पता नहीं है कि तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग करना है। देखिए सेम आप लोग करें या कुछ दूसरा भी लिख सकते हैं, लेकिन जो ये है दूर के ढोल सुहावने ये इसमें आने चाहिए। ठीक है, वाक्य में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए दूसरा टॉपिक हमारा है शब्द अर्थ। इसका मतलब होता है पर्यायवाची शब्द या अनेकार्थी शब्द। ठीक है, यानी कि अर्थ तो सभी के समान होंगे लेकिन शब्द अलग अलग होंगे। जैसे देखिए फर्स्ट है तीर। ठीक है, अब तीर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, यानी कि तीर का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो देखिए तीर को हम तट, ठीक है, तट भी लिख सकते हैं, बाण को भी हम तीर कहते हैं। ठीक है, यह नदी का किनारा, नदी का किनारा, ठीक है, इन सभी को हम तीर कह सकते हैं। यानी कि तीर को हम कई नाम से जानते हैं, एक तट, एक बाण और एक नदी का किनारा। तो इसके ये क्या होंगे? पर्यायवाची शब्द होंगे, यानी कि शब्द अर्थ। शब्द अर्थ का मतलब शब्द तो अलग अलग होंगे लेकिन इनका अर्थ समान होगा। ठीक है, इन्हीं को हम पर्यायवाची शब्द या अनेकार्थी शब्द के नाम से भी जानते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड नाग। तो नाग को हम सर्प भी कह सकते हैं, हाथी भी कह सकते हैं, नागेश्वर भी कह सकते हैं। ठीक है, और मनुष्य की एक जाति को भी हम सर्प कहते हैं। तो ये आप लोग इनका पर्यायवाची लिख सकते हैं, सर्प, हाथी, नागेश्वर। तीसरा है पानी। पानी को देखिए हम जल के नाम से भी जानते हैं, सभी को पता है, धार के नाम से भी जानते हैं, लाज भी लिख सकते हैं। ठीक है, बल भी लिख सकते हैं। तो ये सब पानी के पर्यायवाची शब्द होंगे। तो ऐसे ही आपको लिखना होगा। ठीक है, सिंपल है। थर्ड टॉपिक है अनेक शब्द के लिए एक शब्द। इसके 4 क्वेश्चन हम देखेंगे। फर्स्ट है जिसे क्षमा किया जा सके, उसे हम क्या कह सकते हैं? एक शब्द में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ और सभी का मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए चारों हैं। अब जिसे क्षमा किया जा सके उसे हम कहते हैं क्षम्य। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? क्षम्य, एक शब्द में। समझ में आया? जिसका वर्णन किया जा सके अगर पूछा जाता तो उसे हम कह सकते हैं वर्णनीय। तो ऐसे ही आपको करना हो जाएगा। जैसे देखिए दूसरा है जल से जन्म लेने वाला। तो जो जल से जन्म लेता है उसे हम लोग कहते हैं जलज। क्या कहते हैं? जलज, यानी कि जो जल से जन्म लेता है। थर्ड है चोरी का माल लाने ले जाने वाला, उसे हम लोग कहते हैं तस्कर। आप लोगों ने सुना होगा मूवीज में, तस्करी कर रहे हैं तस्कर। ठीक है, तो चोरी का माल जो ले जाता है, लाता है, ले जाता है, उसे हम तस्कर कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? स्मगलर। फोर्थ है पैरों से जल पीने वाला। बताइए पैरों से कौन जल पीते हैं? पादप, यानी कि पौधे। ठीक है, तो पौधे देखते हैं आप लोग, वो अपनी जड़ से जो है पानी को ले जाते हैं और पूरे
उसमें फैलाते हैं, तो पैरों से जल पीने वाला क्या होता है? पादप। ठीक है, एक शब्द में। तो ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा, आपको बताना होगा। चौथा टॉपिक हमारा है वाक्य संशोधन। देखिए, ये वाक्य संशोधन का मतलब वाक्य में कुछ गलतियां होंगी जिसको आपको संशोधित करना है, यानी कि सुधार कर लिखना है। ठीक है, ये तो सभी को पता ही होगा और मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं बहुत सारे क्वेश्चन। जैसे देखिए, फर्स्ट है किस कौन में दोष नहीं होता। ठीक है, कौन में दोष नहीं होता, तो इसका आप लोग लिख सकते हैं सही रूप, किसमें दोष नहीं होता, किसमें दोष नहीं होता। तो ये इसका शुद्ध रूप होगा। ठीक है, तो देखिए ऊपर वाला जो था कौन में दोष नहीं होता, तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। ठीक है, इसका जो कुछ मीनिंग नहीं लग रहा अच्छा। और नीचे देखिए किसमें दोष नहीं होता, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये सही होगा, ऐसे ही आपको सही करना। जैसे देखिए यहाँ लिखा है हमें सदैव हमेशा परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, तो बताइए सदैव और हमेशा दोनों साथ में नहीं रहेंगे। हम लिख सकते हैं हमें सदैव परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए, तो हमें सदैव परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, और सदैव और हमेशा एक साथ नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों लगभग सेम है। ठीक है, तो हमें सदैव परिश्रम करना चाहिए। समझ में आया? ऐसे ही गलतियां रहेंगी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है वह जल से स्नान कर रहा है। तो देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे? जल से नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे वह स्नान कर रहा है, क्योंकि जब स्नान कर रहा है तो वो जल से कर रहा होगा। ठीक है, तो वह स्नान कर रहा है। ठीक है, तो ये सही होगा, यानी कि वह जल से स्नान कर रहा है, तो आप लोग इसे लिख सकते हैं वह स्नान कर रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे कुछ दूसरा भी हो सकता है। ठीक है, कोई और चीज हो सकती है जिससे वह स्नान कर रहा है, लेकिन आपको शुद्ध रूप इसी प्रकार से लिखना है। फोर्थ हमारा है मुझे भारी दुख हुआ। तो भारी नहीं, मुझे बहुत दुख हुआ। भारी के स्थान पर अगर आप बहुत लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए क्या होता है इसमें जो ये कम अच्छा है सुनने में, जो ज़्यादा अच्छा है उसको लिख दीजिए, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बहुत दुख हुआ। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए। आई होप कि आपको हिंदी व्याकरण के ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब आपको ये बताना है कि इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे। कमेंट में आप बताइएगा, और कैसा लगा आपको ये वीडियो ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।